गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए इस लेक्चर में हम आज चर्चा करेंगे बीए पार्ट सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट कौन सा है अपना, ड्राइंग एंड पेंटिंग। और ये लेक्चर नंबर 117 है। इससे पूर्व वाले लेक्चर में अपन ने चर्चा की थी किसके बारे में, अमर्त्य शेरगिल के बारे में चर्चा की थी। और जो पेंटिंग का पार्ट है, जो चित्रकला का पार्ट है, वो अपना कंप्लीट हो गया। अब जो कुछ बचा हुआ है वो है मूर्ति कला का पार्ट है। कौन सा है? भारतीय मूर्ति कला का इतिहास। और जो पहले चल रहा था वो था भारतीय चित्रकला का इतिहास। ये अपना तीसरा सेक्शन है, खंड 6। इसमें मूर्तिकला के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज इस लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं मौर्य काल की। कौन से काल की? मौर्य काल की। खंड 6 प्रारंभ हो रहा है और चर्चा करेंगे मौर्य काल। और इस खंड 6 में है भारतीय मूर्ति कला का इतिहास। भारतीय मूर्ति कला का इतिहास हम इसमें पढ़ेंगे। और मूर्ति कला के इतिहास में प्रारंभ कर रहे हैं मौर्य काल। कौन सा काल? मौर्य काल। इसका समय 325 ईसा पूर्व से, इसका समय 325 ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक, 185 ईसा पूर्व तक इसका समय माना जाता है। अब देखिए, एक तो होता है ईसवी और एक होता है ईसवी पूर्व। ये ईसवी पूर्व को बोलते हैं ईसा पूर्व। इसका पूरा नाम है ईसा पूर्व। ईसवी पूर्व का पूरा नाम ईसा पूर्व। अब आपने देखा होगा जब सन लिखी हुई होती है, अभी जैसे कि 2021 चल रहा है तो 2021 ईसवी ऐसे लिखा हुआ होता है। कभी कभी जैसे कभी नहीं, अभी यहीं देख लो आप, यहाँ लिखा हुआ है 325 ईसा पूर्व। ये क्या होता है? तो देखिए, इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। तो क्या लिखा गया? ईसा पूर्व लिखा गया। ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व तो लिखा गया ईसा पूर्व। और ईसा मसीह के जन्म के बाद लिखा गया ईसवी। क्या लिखा गया? ईसवी। तो सपोज करो ये है ईसा मसीह है, ये ईसा मसीह है और यहाँ हो गया 0। अब 0 से पहले जो वर्ष थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर को बढ़ते हुए क्रम में 1 2 3 4 ऐसे। इधर तो ईसा मसीह के जन्म के बाद बढ़ते हुए क्रम में यानी कि प्लस प्लस, और ईसा मसीह के जन्म से पूर्व घटते हुए क्रम में यानी कि माइनस माइनस माइनस। पहले 1 जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस तरीके से रीजनिंग में करते हैं ना, उस तरीके से। तो ईसा मसीह के पूर्व तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी इधर की तरफ बढ़ेंगे, और ईसा मसीह के जन्म के बाद इस तरफ बढ़ेंगे। समझ में आ गया? तो ये अंतर है। ईसा मसीह से पूर्व का जो समय है उस समय के पहले लिखा जाता था ईसा पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म के बाद लिखा जाएगा ईसवी। तो ये कब की बात है? 325 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 325 साल पहले और 185 ईस्वी पूर्व तक, यानी ईसा मसीह के
जन्म से 185 ईसा पूर्व तक। अब दोबारा सुनो, मौर्य काल कब आया? ईसा मसीह के जन्म से 325 साल पहले से लेकर 185 साल पहले तक। ये उल्टे देखो, घटते हुए क्रम में आ गया ना। इधर 325 है, यहां से प्रारंभ हुआ और 185 तक खत्म हो गया। और यदि वर्तमान में, जैसे कि आपने 2019 से कॉलेज में पढ़ना प्रारंभ किया और कब तक पढ़े आप? 2021 तक, 19 से 21 तक। तो ये बढ़ते हुए क्रम में आ गया। लेकिन पहले 325 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक ये घटते हुए क्रम में है। समझ में आ गया? तो मौर्य काल का समय माना जाता है 325 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। देखो, शैशुनाग वंश हुआ था, एक वंश था मौर्य काल से पहले, शैशुनाग वंश। क्या नाम था? शैशुनाग वंश। शैशुनाग वंश एक वंश था, एक साम्राज्य था शैशुनाग वंश के नाम से। तो इस शैशुनाग वंश के पश्चात मगध पर नंद वंश का साम्राज्य स्थापित हो गया। ये शैशुनाग वंश था। इसके बाद में एक और वंश आया, कौन सा? नंद वंश। नंद वंश आया। किसके बाद? शैशुनाग वंश के बाद में नंद वंश आया और नंद वंश पे मगध पर साम्राज्य स्थापित हो गया था। कहां पर? मगध पर। परंतु यह वंश आगे चलकर अत्यंत अत्याचारी बन गया। यानी कि यहाँ के जो राजा महाराजा थे वो अत्यंत अत्याचारी बन गए। इस कारण से वहाँ की जो जनता है वो भी परेशान थी, वहाँ के जो सैनिक थे वो भी परेशान थे। इस कारण से ये जो नंद वंश है ये अधिक समय तक नहीं चल पाया और इसका क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। तब उसी वक्त चाणक्य की सहायता से, किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राजा बनते हैं। और इस चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? उस वक्त मगध का एक राजा था, कौन सा? नंद। क्या नाम था? नंद। ये जो नंद वंश का लास्ट का जो अंतिम का शासक था उसका नाम था नंद। उस नंद को हराने के बाद में मगध पर अपना शासन स्थापित कर लिया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। और यहीं से मौर्य साम्राज्य का प्रथम चरण आरंभ हो जाता है। किसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। किसको हराकर? नंद वंश के राजा नंद को हराकर। कौन से स्थान पर? मगध में। कहां पर? मगध में। तो मौर्य काल का आरंभ होने से पूर्व ही, यानी जब मौर्य काल प्रारंभ हुआ था उससे पूर्व ही उत्तरी भारत पर यूनानियों ने भी आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया था। क्योंकि यूनानियों ने सोच लिया था कि भारत में नंद वंश की स्थिति वर्तमान में, मतलब उस समय की बात है कि नंद वंश की जो नंद साम्राज्य है उसकी स्थिति बेकार चल रही है, तो अपन क्यों नहीं इस पर आक्रमण कर लेते हैं और धीरे धीरे अपनी सत्ता आगे बढ़ जाएगी और अधिकार हो जाएगा। किसने सोचा ऐसे? यूनानियों ने सोच लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से इन ग्रीक लोगों को भारत से बाहर निकालने का कार्य प्रारंभ कर दिया और यूनानियों को भी भगा दिया। समस्त उत्तरी भारत का एक प्रबल प्रसिद्ध योद्धा शासक के रूप में उभर कर आया। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य
325 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक चलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मूर्ति कला व वास्तुकला की बहुत उन्नति हुई। किसकी उन्नति हुई? स्थापत्य कला और मूर्ति कला की। स्थापत्य कला को वास्तुकला भी कहते हैं और भवन निर्माण की कला भी कहते हैं। उनके दरबार में एक ग्रीक राजदूत था। एक ग्रीक राजदूत था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इस चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इनके शासनकाल में एक ग्रीक राजदूत था। कौन था? एक ग्रीक राजदूत था। ग्रीक राजदूत था और इस राजदूत का नाम था मेगास्थनीज। क्या नाम था इसका? इसका नाम था मेगास्थनीज। आपने पहले भी नाम सुना होगा, मेगास्थनीज इनका नाम था। ये इनके दरबार में रहता था, जिसने अपने प्रवास का वर्णन में लिखा था कि पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का विशाल भवन बना हुआ है वो एशिया के सूसा नामक जो भवन है उससे भी ज्यादा प्रसिद्ध है। यानी कि एशिया में एक सूसा नामक भवन बना हुआ है, उससे भी ज्यादा अच्छा चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र में अपना एक विशाल भवन का, विशाल महल का निर्माण करवाया था, जो कि स्थापत्य कला की दृष्टि से उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। किसने लिखी ये बात? ये लिखी ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज ने लिखी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में रहता था। मौर्यकालीन कला को उच्च स्तर तक ले जाने के लिए जो चंद्रगुप्त मौर्य का एक पौत्र हुआ, यानी कि पहले तो इनका बेटा हुआ बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? बिंदुसार था। ये चंद्रगुप्त मौर्य है, इनके बेटा हुआ एक जिसका नाम था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य, फिर इनके एक पुत्र उत्तराधिकारी बना जो था बिंदुसार। ये ज्यादा इतना कुछ कर नहीं पाया अपनी लाइफ में, लेकिन इनके भी एक बेटा हुआ जिसका नाम था सम्राट अशोक। क्या नाम था? सम्राट अशोक। ये इनका क्या लगता था? पौत्र लगता था, यानी बेटे का बेटा। बेटे का बेटा। और पौत्री, पौत्री क्या होती है? बेटे की बेटी। और ये सम्राट अशोक का ये क्या लगा? दादाजी लगा, ग्रैंडफादर। क्या लगा? दादाजी। तो मौर्यकालीन कला को उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र सम्राट अशोक को जाता है। सम्राट अशोक के समय से ही भारत में मूर्ति कला का एक स्वतंत्र कला के रूप में विकास होता हुआ दिखाई देता है। सम्राट अशोक ने मात्र 12 वर्ष की अल्पायु में पड़ोसी राज्य कलिंग पर विजय के पश्चात में वहां का जो अपना साम्राज्य था उसको बढ़ाया। लेकिन जब ये 12 वर्ष के थे तो कलिंग पर, अपने पड़ोसी राज्य कलिंग पर इन्होंने एक भयंकर युद्ध लड़ा और उस युद्ध में जो सामने की जो सेना थी उसको मारकर काट पीट दिया, अर्थात उसमें भयंकर रूप से तलवारें चली। जब उसी वक्त एक पहाड़ी पर बैठकर इनके साथ के दरबारी लोग, और जब सम्राट अशोक एक पहाड़ी पर बैठ के वहाँ का प्राकृतिक दृश्य देख रहे थे, तो उसी वक्त जो नदी बह रही थी उस नदी में खून बह रहा था, यानी कि लाल कलर की एक नदी बह रही थी।
और तब सम्राट अशोक ने देखा कि इसका कलर लाल क्यों है। तब लोगों ने बताया कि ये इस युद्ध में मारे गए लोगों की खून बह रहा है, यानी कि रेड कलर की नदी बहती हुई इन्होंने देखा। उसी दिन इन्होंने अपनी तलवार को त्याग दिया और ये इन्होंने धर्म अपनाया जो था बौद्ध धर्म। तो उस विजय के पश्चात ही इन्होंने प्रायश्चित स्वरूप बौद्ध धर्म का मार्ग ग्रहण कर लिया था और कसम खा ली थी, सौगंध खा ली थी तलवार उठाने की कि आज के बाद मैं और मेरी प्रजा में कोई भी युद्ध नहीं करेगा, सब शांति से स्वयं के लिए जिएंगे। तो लोक कल्याणकारी और कला प्रेमी सिद्ध हो गया उस वक्त के बाद। तो अशोक ने अपने शासन काल में कई स्तूप बनवाए, विहार बनवाए, स्तंभ बनवाए और शिलालेख बनवाए। अशोक की जो लोक कल्याणकारी भावना है वो भावना इन शिलालेखों के रूप में व्यक्त की गई है। इन पर भगवान बुद्ध के उपदेशों को भी इन्होंने खुदवाया था और इन्होंने अपनी पुत्री सुमित्रा और अपने पुत्र महेंद्र को धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका में भेजा था। इनके समय में सारनाथ का सिंह स्तंभ जिसे स्वतंत्र भारत की महामुद्रा के रूप में जाना जाता है, इन्हीं के समय में बनाया गया, जो मौर्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है, मूर्ति शिल्पों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। जो आज भी हमारे भारतीय मुद्रा है, जैसे कि 10 का नोट देख लो, 500 का, 1000, 2000 का, उसमें एक नीचे की साइड भारतीय मुद्रा के रूप में सारनाथ का सिंह स्तंभ छपा हुआ होता है। यदि आपके पास में 10 का, 20 का जो भी नोट हो, भारतीय मुद्रा या सिक्का हो, उसमें देख लेना, आपको उसमें सारनाथ का सिंह स्तंभ दिखाई देगा। सम्राट अशोक के द्वारा बनवाए गए लगभग 17 स्तंभों का अभी तक पता चला है, लेकिन माना जाता है कि इनके शासनकाल में 84,000 छोटे मोटे स्तंभ, स्तूप, शिलालेख आदि का निर्माण किया गया था। इनके स्तंभों में हमें सारनाथ का स्तंभ, सांची का स्तंभ, रामपुरवा का स्तंभ, भरूच का स्तंभ, कौशाम्बी का स्तंभ, इलाहाबाद का, मुजफ्फरपुर के बखीरा ग्राम का और चंपारण के लोहरिया नंदनगढ़ का, रुम्बिनी देवी का, निगलिवा ग्राम नेपाल का, बुद्ध गया बिहार में, पटना बिहार में और फर्रुखाबाद आदि स्थानों पर इनके स्तंभ हमें प्राप्त होते हैं, जो सम्राट अशोककालीन मौर्य काल के माने जाते हैं। अब चर्चा करेंगे अपन अशोककालीन स्तंभ कला। अशोककालीन स्तंभ कला की चर्चा करेंगे, जिसमें अशोककालीन जो स्तंभ है वो मौर्यकालीन मूर्ति कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माने जाते हैं। ये स्तंभ चुनार के लाल पत्थर के बने हुए हैं। ये स्तंभ कौन से पत्थर के बने हुए हैं? चुनार एक स्थान है, उस स्थान से एक पत्थर प्राप्त हुआ है जिसको कहते हैं लाल बलुआ पत्थर। तो चुनार के लाल पत्थर से ये स्तंभ प्राप्त होते हैं, जो लगभग 35 से लेकर 40 फीट की ऊंचाई तक के बने हुए हैं। ये सब मौर्यकालीन है, सम्राट अशोक के समय के। इनका निर्माण 2 भागों में किया गया है। कितने भागों में? इसका निर्माण 2 भागों में किया गया। एक तो समूचा गोल लाट, ऊपर का जो हिस्सा है वो समूचा ऐसे गोल प्याले के आकार का बनाया गया है, और दूसरा उसका परगहा, यानी कि उसके ऊपर का जो पार्ट है उसको भी एक चौकी के रूप में और उसके ऊपर कलश रखा गया है, जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखा गया है, जिनके सिरों भाग पर सिंह यानी शेर, गज यानी हाथी, वृषभ यानी बैल,
आदि पशुओं की मूर्तियां बनी हुई है। किस किस की बनी हुई है? देखो, सिंह की बनी हुई है, गज की बनी हुई है, वर्षभ की बनी हुई है और आशु की बनी हुई है, घोड़े की। हिंदी में बोल देता हूँ, ये संस्कृत में नाम थे। हिंदी में शेर, हाथी, घोड़ा और बैल, संस्कृत में नाम है इनके सिंह, गज, आश्व और वर्षभ आदि पशुओं की आकृतियां भी अंकित की गई है। इन मूर्तियों पर ऐसे चमकदार पॉलिश अथवा इन्हें उपयुक्त बनाया गया है जो आज भी एक प्रकार से नया जैसा ही प्रतीक होता है। एकदम नई मूर्तियां अभी बनाई गई हो, ऐसी ओकदार पॉलिश इनमें की गई है। यह पॉलिश केवल मौर्य काल की ही एक अच्छी पहचान थी। स्वतंत्र यानी कि स्वतंत्र रूप से ये जो स्तंभ बनाए गए थे उनकी बनावट किस प्रकार थी, इसकी भी हम चर्चा करेंगे कि स्तंभ की बनावट किस प्रकार थी। इन स्तंभों के जो लाट होते थे वो गोल होते थे और नीचे से इन्हें ऊपर तक चढ़ाव और उतारदार युक्त बनाया गया था, यानी कि नीचे से ये चौड़े होते थे, ऊपर से थोड़ा सकड़ा कर दिया जाता था। इनकी जो ऊंचाई थी वो लगभग 40 फीट हुआ करती थी और इनका जो वजन है वो 1000 से लेकर 1200 मण तक होता है, यानी कि एक मण में 40 किलो होता है। तो इन स्तंभों का जो वजन है वो वजन 1000 मण से लेकर 1200 मण तक होता था। इतना वजनी ये स्तंभ बनाए गए थे। स्तंभों के ऊपर के परगए पर 5 प्रकार के पार्ट होते थे, जिसमें से सबसे ऊपर मेखला होती थी। क्या होती थी? मेखला। यह इकैरी और द्वैरी, यानी इकैरी सिंगल और डबल, ये इकैरी और द्वैरी होती थी, जो लाट की ठीक सबसे ऊपर वाले हिस्से में होती थी। उसके जस्ट नीचे बैठकी होती थी। क्या होती थी? बैठकी। मेखला के ऊपर एक लोटे की तरह या उल्टे कमल की तरह, उल्टे कमल की आकृति की तरह एक आकृति बनाई जाती थी, जिसको क्या बोलते थे? बैठकी। उसमें कमल के फूल के उल्टी पंखुड़ियों की तरह इसे अलंकृत किया जाता था, जिसे बैठकी या घंटाकृति कहते थे। क्या कहते थे? बैठकी या उसे घंटाकृति के नाम से भी जाना जाता था। उसके जस्ट नीचे कंठा हुआ करती थी। कंठा यानी कि बैठकी के ऊपर फिर कंठा, इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में थी। तो तीसरे नंबर पे जो कंठा होती थी वो कंठा बैठकी के जस्ट ऊपर होती थी। कंठा, बैठकी के जस्ट ऊपर वाले भाग को कंठा कहते थे। और उसके ऊपर चौकी होती थी, यानी कंठा के ऊपर एक गोल आकार की और या चौकोर आकार की एक चौकी बनी हुई होती थी। और इस चौकी के ऊपर भी जो शीर्ष होता था, यानी चौकी के ऊपर एक या एक से अधिक पशुओं की जो मूर्तियां बनी हुई होती थी, वो इसका शीर्ष भाग होता था। क्या होता था? शीर्ष भाग। उसके बाद में सारनाथ का जो स्तंभ बना हुआ है, ये भी मौर्यकालीन सम्राट अशोक के द्वारा ही निर्मित करवाया गया था। अब हम चर्चा करते हैं सारनाथ के स्तंभ के बारे में कि भाई सारनाथ का जो स्तंभ है वो किसने, कैसे, कहाँ, किस प्रकार, कौन से पत्थर से और इसकी क्या विशेषता है, क्यों बनवाया गया था आदि के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सारनाथ का जो स्तंभ है वो अशोककालीन मूर्ति कला का एक अभूतपूर्व यानी कि एक अच्छी प्रकार का उदाहरण है, जिसके चारों ओर चारों दिशाओं में मुंह किए हुए 4 शेरों को बैठे हुए दिखाया गया है। यह जो सारनाथ का स्तंभ है ये आज संसार प्रसिद्ध है, यानी संसार में प्रसिद्ध है और इसी कारण से इसे भारत के राष्ट्र चिन्ह का गौरव भी प्राप्त हुआ है।
भारत के राष्ट्र चिन्ह, भारत का राष्ट्र चिन्ह क्या है? सारनाथ का स्तंभ, जो सम्राट अशोक ने मौर्य काल में बनवाया था। सारनाथ का जो ये स्तंभ है, जो अशोक के शासन काल में भगवान बुद्ध के प्रथम धर्मोपदेश के स्मारक के रूप में बनाया गया था। यानी कि भगवान बुद्ध को प्रथम धर्म उपदेश देने के वास्ते इसे बनवाया गया था। और ये 242 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व के मध्य में स्थापित किया गया था। ये जो सारनाथ का स्तंभ है, इसका निर्माण 242 ईस्वी पूर्व से लेकर 232 ईस्वी पूर्व के मध्य इसे स्थापित किया गया था। इस स्तूप का जो परगा है वो पूरी तरह से सुरक्षित है और इस पर बनी हुई जो सिंह की आकृतियां हैं, उन आकृतियों के ऊपर पहले एक धर्म चक्र बना होता था, ऊपर एक धर्म चक्र बना हुआ था। यानी कि बनाते वक्त उसके ऊपर एक धर्म चक्र बनाया था, जो बाद में क्या हो गया? टूट गया है। केवल वो धर्म चक्र टूटा है, बाकी की जो मूर्ति शिल्प है वो वर्तमान में भी सुरक्षित है और वर्तमान में ये सारनाथ के संग्रहालय में रखा हुआ है, वाराणसी यूपी के अंदर। इनकी जो गोल चौकी है, उस गोल चौकी पर 4 धर्म चक्र बने हुए हैं और इनके बीच बीच में 4 पशुओं को अंकित किया गया है, जिसमें से चारों पशु दौड़ते हुए गति के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। और इन चारों पशुओं में घोड़ा बनाया गया है, हाथी बनाया गया है, शेर बनाया गया है और बैल को बनाया गया है। ये चारों दिशाओं में दौड़ते हुए दर्शाए गए हैं। अब देखिए, ये जो चारों पशु बनाए गए हैं वो मूलतः भारतीय ही हैं, भारतीय पशु ही इसमें अंकित किए गए हैं। जिसमें से जो शेर है, सबसे पहले शेर है वो शौर्य का प्रतीक है। इसके अलावा निर्भीकता का प्रतीक है। शेर डरता नहीं है ना किसी से भी, तो वो शौर्य और निर्भीकता का प्रतीक है और स्फूर्ति का प्रतीक है। जैसे ही शेर को हिरण या कोई भी शिकार दिख जाता है तो वो आलस नहीं करता, वो तुरंत उस शिकार को पकड़ने के लिए दौड़ता है, तो उसमें स्फूर्ति भी है। उसके बाद में हाथी को बनाया गया है गज, संस्कृत में हाथी को गज कहते हैं और हाथी को बनाया गया है। ये हाथी चातुर्य का प्रतीक है, यानी चतुरता का प्रतीक है। उसके अलावा विचारशीलता का प्रतीक है और ऐश्वर्य का भी प्रतीक है। हाथी के रूप में हाथी का निर्माण किया है। उसके बाद में आता है वर्षभ, वर्षभ यानी होता है बैल, वर्षभ यानी बैल। और ये बैल है वो भूमि की उर्वरता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? भूमि की उर्वरता का। बैल को किसान का दोस्त माना जाता है, क्योंकि ट्रैक्टर तो आज चले, इससे पूर्व अपने दादा परदादा बैल के माध्यम से 2 बैलों से हल जोतते थे। देखा होगा आपने, बैलों के माध्यम से हल जोतते हुए किसान के चित्र भी आपने बनाए होंगे, मैंने भी बनाया। आप जब कॉलेज में रूम नंबर 220 में आएंगे तो अब आपको ये सारे चित्र मैं दिखा दूंगा। उसके बाद में आसुए, आसुए यानी होता है घोड़ा, तो घोड़े का भी अंकन किया है, जिसमें जो घोड़ा है वो राज के विस्तार का प्रतीक है। राज के विस्तार का प्रतीक माना जाता है किसको? घोड़े को। वर्षभ और जो अश्व यानी घोड़ा यानी बैल और जो घोड़ा है, दोनों आर्य लोगों के, आर्य लोग थे पहले जो भारत पर जिन्होंने आक्रमण किया था, शासन किया था, उन आर्यों के प्रिय पशु माना जाता है। किस किस को? एक तो वर्षभ को और एक घोड़े को, यानी कि बैल को और घोड़े को। सांची के पर गए पर भी, जो सांची का जो स्तंभ बना हुआ है, स्तूप बना हुआ है, उस पर भी इसी तरह के चौमुखे सिंह बने हुए हैं, यानी कि चारों दिशाओं में मुंह किए हुए शेर बने हुए हैं। परंतु वो सारनाथ के स्तंभ के समान ओजपूर्ण नहीं है, क्योंकि सारनाथ के जो स्तंभ में चारों शेर हैं वो ओजपूर्ण है, यानी कि तरोताजा बनाए गए हैं।
अब अपन चर्चा करते हैं कि अशोककालीन जो स्तंभ बने हुए हैं, इन स्तंभों का जो समय और इनसे संबंधित कुछ मान्यताएं किस प्रकार से हैं। तो देखिए, स्तंभों में से कुछ स्तंभ संभवतः अशोक कालीन से भी पूर्व के हैं, यानी कि कुछ स्तंभ तो ऐसे हैं जो अशोक के समय से भी पहले के बने हुए हैं, जैसे कि पीपर हवा का स्तंभ जो यूपी से प्राप्त होता है। कुछ स्तंभों की जो शैली है वो अशोकीय स्तंभों से सर्वथा भिन्न है, परंतु बहुत पहले की जान पड़ती है। जैसे कि बखीरा का जो स्तंभ है वो अशोककालीन स्तंभ से भी पहले की स्टाइल में बना हुआ है। कुछ स्तंभों पर तो लेख भी लिखे हुए नहीं है, और जैसे कि कौशाम्बी का जो स्तंभ प्राप्त हुआ था उस पर लेख नहीं लिखे हुए हैं। अशोककालीन स्तंभों में तो कौन कौन से, जैसे कि लुम्बिनी में, निगलिवा में, सारनाथ में, बुद्धगया बिहार में और सांची का स्तंभ एमपी में आदि में कुछ न कुछ लेख लिखे हुए हैं और इनमें आकृतियां भी अंकित की गई है, और ये सारे बौद्ध धर्म से संबंधित बनाए गए हैं, यानी कि इनको बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और भगवान बुद्ध की अलग अलग जन्मों में उनकी जन्म जन्मांतर की कथाओं को और उनके जन्म प्रतीकों को आदि को संभाल कर रखने के लिए इन स्तंभों और इन शिलालेखों का निर्माण किया गया था। अशोककालीन जो शिलालेख है उन शिलालेखों में अशोक के खुदवाए गए सभी लेख जो स्तंभों पर आज भी हम देख सकते हैं। अन्यथा इन शिलालेखों पर जो लिपि लिखी गई थी वो ब्राह्मी लिपि थी। कौन सी? ब्राह्मी लिपि लिखी गई थी। वहीं आगे चलकर देवनागरी लिपि के रूप में भी ये विकसित हुई, और धीरे धीरे जो इनकी जो भाषा थी वो भी पता चल गई कि ये मागधी भाषा थी। कौन सी? मगध, जब मगध रियासत थी तो वहाँ की जो भाषा थी वो मागधी भाषा थी। कला की दृष्टि से इन लोगों के जो अक्षर थे वो एक प्रकार से उत्तम थे, यानी कि अक्षरों की जो बनावट थी एक अच्छी प्रकार की थी, और इनकी जो खुदाई थी वो भी बहुत सुंदर की गई थी। अक्षरों को उभार कर खोद कर बनाया गया था। पंक्तियां भी एकदम सीधी सीधी थी, पंक्तियां भी एक प्रकार से सीधी सीधी थी जो लेख लिखे गए थे। रुमनदेही का एक स्तंभ प्राप्त हुआ है, उस पर भी लेख लिखा हुआ है। इन सभी विशेषताओं का एकदम सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में माना जाता है। अब अपन चर्चा कर लेते हैं अशोककालीन वास्तुकला की। किसकी? अशोक, सम्राट अशोक जो मौर्य काल के एक फेमस राजा थे, उनके समय में किस प्रकार की वास्तुकला एक सर्वोपरि स्थान पर रही, तो उसमें अपन चर्चा करते हैं कि सम्राट अशोक एक वास्तु प्रेमी सम्राट भी था। एक वास्तु प्रेमी सम्राट हुआ। कौन? सम्राट अशोक। पाटलिपुत्र में उसने अपने महल बनवाए थे। पाटलिपुत्र में, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में उसने अपने महल बनवाए थे। इन महल में सभा भवन में बहुत भारी और ओकदार युक्त खंभे भी बने हुए थे। खुदाई में इनके कुछ अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, और इन महलों में अत्यंत नक्काशी एवं मूर्तिकारी की गई थी। इस पाटलिपुत्र के महल में अत्यंत नक्काशी और यहाँ पर अनेक प्रकार की छोटी बड़ी मूर्तियों का भी निर्माण किया गया था। अशोक के सभा भवन की बात है तो अशोक के सभा भवन का डिजाइन ईरान की राजधानी पर्सिपोलिस से, जो ईरान की राजधानी थी पर्सिपोलिस, वहां पर एक सभा मंडप बना हुआ है। उस सभा मंडप से इसका आइडिया लिया था किसने? सम्राट अशोक ने अपने सभा भवन का, यानी कि ईरान की जो राजधानी है पर्सिपोलिस,
उसमें एक सभा मंडप बना हुआ है। उस सभा मंडप को देखते हुए सम्राट अशोक ने भी अपना स्वयं का जो सभा मंडप बनवाया था उसकी नकल करवाई थी। फाहियान ने इस राजभवन की बहुत अधिक प्रशंसा की है। उस समय की इमारतों में ईंट, पत्थर और लकड़ी तीनों का उपयोग किया जाता था। ऐसी इमारतों को उस समय चैत्य कहते थे। क्या कहते थे? चैत्य कहते थे। अशोक के समस्त भारत में 84,000 स्तूपों का निर्माण किया गया है। कितने स्तूपों का? 84,000 स्तूपों का निर्माण किया गया है। और स्तूप समाधि का ही एक प्रकार होता है। स्तूप समाधि का ही एक प्रकार होता है। ये स्तूप जमीन से गोलाई लिए हुए बनाए जाते थे और ईंट तथा पत्थर से बनाए जाते थे। किससे? ईंट तथा पत्थर से बनाए जाते थे। जिस प्रकार से मौर्य काल में स्थापत्य कला इतने अच्छे प्रकार से बनाई गई थी, उतने ही अच्छी प्रकार से मौर्य काल में मूर्ति कला का भी महत्व था। किसका? मूर्ति कला का महत्व था। तो अशोक कालीन कुछ मूर्तियों के उदाहरण भी अत्यंत उत्कृष्ट मिलते हैं। इनमें से पटना के पास में दीदारगंज में प्राप्त हुई एक मूर्ति है जो अभी भी पटना संग्रहालय में रखी हुई है और इस मूर्ति का नाम है चामरधारिणी। इस मूर्ति का नाम क्या है? चामरधारिणी। और ये भी मौर्यकालीन सम्राट अशोक के समय की है और ये दीदारगंज से प्राप्त हुई है। दीदारगंज कहाँ पर है? पटना में। और इस मूर्ति का नाम है चामरधारिणी। चामरधारिणी जो ये उपयुक्त मूर्ति है, उपयुक्त प्रतिमा है। ये भी अशोक काल की मूर्ति कला का एक उत्कृष्ट व अद्वितीय उदाहरण आज हम इसे देख सकते हैं। इस प्रतिमा के अंग प्रत्यंग सुडौल बनाए गए हैं और भरे हुए और गोलाई युक्त इसके शरीर वदन को बनाया गया है। यह मूर्ति कोर कर बनाई गई है, यानी कि इसे टांकी और हथौड़े से गढ़कर बनाई गई है। यह मूर्ति चुनार के लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई है। किससे बनी हुई है? चुनार के लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। अशोक के समय की बनाई गई कुछ टेराकोटा की जो मरण मूर्तियां थी वो भी प्राप्त हुई है। टेराकोटा की मरण मूर्तियां भी प्राप्त होती है। मौर्य काल में मूर्ति कला, वास्तुकला इन दोनों की विशेष उन्नति हुई थी और मंदिरों की दीवारों व तोरणों आदि पर भी अप्सराओं को, गंधर्वों को, सिद्ध और यक्ष यक्षिणियों को, द्वारपालों को आदि को अंकित किया गया है। तो इस प्रकार से अशोक के समय में बहुत सारे स्तंभ, स्तूप, शिलालेख आदि को बिल्कुल अलंकृत बनाया गया था। इनके उदाहरण आज हम अनेकों संग्रहालयों में देख सकते हैं। ये थे आपके मौर्य काल में सम्राट अशोककालीन मूर्ति कला, स्थापत्य कला, स्तूप, स्तंभ और शिलालेखों के बारे में वर्णन जो आपने अभी एक कहानी के रूप में, एक स्टोरी के रूप में, एक लेक्चर के रूप में इसे सुना और सुनकर आपको सम्राट अशोक के काल में बनाए गए स्थापत्य कला और मूर्ति कला के बारे में पता चला। ये सब बातें मैं आपको ये जो भी पढ़ाया है ये पूरा लेक्चर मैं आपको लिखित में दे दूंगा, मेरे पास रखा हुआ है। जैसे ही आपकी कॉलेज ओपन होगी तो आपको ये नोट्स के रूप में मिल जाएंगे। लेकिन उससे पूर्व मैं आपसे एक बार इसके बारे में पूछूंगा कि मौर्य काल में सम्राट अशोक के समय में क्या क्या बनाया गया था, क्या क्या निर्मित किया गया था और इनके द्वारा बनवाए गए कौन कौन से स्तूप, स्तंभ और शिलालेख हमें आज प्राप्त हुए और कहाँ कौन से संग्रहालय में रखे हुए हैं, कौन से पत्थर से निर्मित किए गए हैं, इनकी लंबाई कितनी है और कौन से सन में बनाए गए थे आदि के बारे में पूरी जानकारी आपसे मैं
पहले कॉलेज में आते ही पूछूंगा। और आपने जो नोट्स बनाए हैं वो भी मैं आपके चेक करूंगा। और आपको 50 स्केच और 20 रंगीन चित्र फुल साइज की शीट पर, जिसमें से 5 तो आपके हैं वस्तु चित्रण, 5 आपके हैं पोर्ट्रेट, 5 कंपोजिशन और 5 आपकी 3D ड्राइंग, जिसमें आपके 3D यानी कि जिसके 3 डायमेंशन दिखते हो, लंबाई चौड़ाई और उसकी मोटाई आदि को ध्यान में रखते हुए आपको उसके छाया प्रकाश का प्रभाव देखते हुए आपको कुल मिला के आपको 70 चित्र कंप्लीट करने हैं, जिसमें से 50 तो आपके रेखांकन है। रेखांकन होता है अत्यंत शीघ्रता से खींचा गया स्केच, जो अपने आप में पूर्ण भी हो सकता है या दोबारा बनाने के लिए पुनः विचार भी हो सकता है। आपने चित्रकला विषय को बिल्कुल नॉर्मल समझ रखा है, लेकिन जब आप रेगुलर कॉलेज आएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये नॉर्मल है या बहुत हार्ड है। क्योंकि केवल किताब पढ़कर तो हर आदमी विद्वान बन सकता है, लेकिन चित्र बनाकर हर चित्रकार नहीं बन सकता। क्योंकि चित्रकारी भी एक सर्वश्रेष्ठ ललित कलाओं का उदाहरण है। चित्र बनाना भी आसान नहीं है। यदि सीखने की कोशिश की जाए तो इसे आसान बनाया जा सकता है। तो आप कॉलेज में आएंगे उससे पहले आपके पास में स्केच बुक और पेंसिल होनी चाहिए। मैं आपको क्लास में तभी एंट्री दूंगा जब आप 10 चित्र डेली बनाकर मुझे दिखाएंगे विद डेट सहित, और सारे पेज के अंदर मैं साइन करूंगा। उसी विद्यार्थी को मैं क्लास में एंट्री दूंगा, अन्यथा मेरी क्लास में तो आप आना ही मत। ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो।